ओके, थोड़ा सा क्विक लेंगे. विल कंटिन्यू फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट. ओके, थोड़ा सा एक काम ये करते हैं, हम लोग थोड़ा सा वीडियो में आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर कर दूंगी. थोड़ा सा आप लोगों ने एक ओवरव्यू ले चुके हैं हमारे पास. कैन यू पीपल सी द स्क्रीन राइट नाउ? यस मैम. ओके, तो वर्किंग कैपिटल रेशियो, इसमें हमारे पास वही चीज़ कि वर्किंग कैपिटल रेशियो शो किया हुआ है. वर्किंग कैपिटल रेशियो 6, जो आपके पास बेसिक फाइनेंशियल रेशियोज आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं? वर्किंग कैपिटल रेशियो जो हमारे पास कहीं ना कहीं लिक्विडिटी को भी शो कर रहा होता है. क्विक रेशियो है, अर्निंग पर शेयर है, प्राइस अर्निंग पर शेयर है, दैट वी हैव डिस्कस सो फार. डेट इक्विटी रेशियो है और रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो है. अभी इससे पहले हम लोगों ने थोड़ा सा पीछे करते चले गए थे, तो हम लोगों ने इन तमाम रेशियोज़ का एक ओवरव्यू ले लिया था, ठीक है ना. आप लोगों को मालूम है वर्किंग कैपिटल रेशियो या क्विक रेशियो में कहीं ना कहीं डिफरेंस ये आ रहा होता है कि एट टाइम्स हमारे पास इवन इन्वेंट्री भी डिवैल्यू होके आ रही होती है. तो हम लोग वर्किंग कैपिटल रेशियो आपको शो कर रहा है कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग, मगर जब आप उस इन्वेंट्री को सेल ऑफ कर रहे होते हो तो you might not get the amount that is somehow mentioned in your statements. तो क्विक रेशियो इसीलिए आप अलग से निकाल रहे होते हैं, वो आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग दे रहा होता है. बहुत सारी कंपनीज whenever they deal with the खासा financial institutions, whenever they deal with the organizations while investing, तो वो वर्किंग कैपिटल रेशियो के बजाय क्विक रेशियो देखना ज़्यादा पसंद करती हैं, ठीक है. अर्निंग पर शेयर की हम लोगों ने बात कर ली, अर्निंग पर शेयर क्या बता रहा है. उसके अलावा डेट इक्विटी रेशियो की हम लोगों ने बात कर ली और रिटर्न ऑन इक्विटी की भी बात कर चुके हैं. इज देयर एनी प्रॉब्लम, एनी वन ऑफ यू, किसी को कहीं पे कोई प्रॉब्लम? नो मैम. ठीक है. अच्छा, नाउ वी विल गेट बैक टू योर सेक्टर्स. जैसे अभी हम लोगों ने पीछे बात की थी कि आप लोगों का जो है, आप लोगों की अपनी ऑर्गेनाइजेशंस कहाँ कहाँ पे किस सेक्टर से बिलोंग करती हैं. एक तो ये कि आप ओवरऑल सेक्टर से भी मैच कर रहे होते हो, आपका क्या सेक्टर एनालिसिस क्या कह रहा है, सेक्टर में ओवरऑल क्या स्टैंडिंग है. क्योंकि पूरा सेक्टर एनालिसिस क्या देता है? ओवरऑल मार्केट ट्रेंड. हमने बात की थी ना, अगर इंक्रीजिंग मार्केट ट्रेंड है, ठीक है ना, तो उस वक्त हमारी हम कंपनी की स्टैंडिंग किस तरीके से देख रहे होते हैं. इंक्रीजिंग मार्केट ट्रेंड में आपके पास लायबिलिटी बेस्ड कैपिटल स्ट्रक्चर भी सूटेबल है, मगर अगर डिक्रीजिंग ट्रेंड है, अब वो डिक्रीजिंग ट्रेंड कभी कभार ग्लोबल रिसेशन में भी तब्दील हो जाता है, ओवरऑल डिप्रेशन में तब्दील हो जाता है, मगर बहुत सारे औकात में ज़्यादातर जाहिर सी बात है हर वक्त ये वाला सिनेरियो जो पेंडेमिक का है, हर वक्त ये सिनेरियो नहीं होता. ज़्यादातर ऐसा होता है कि सेक्टर वाइज कोई सेक्टर बूम पे जा रहा होता है, कोई सेक्टर डाउनफॉल की तरफ होता है. आपका फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जब तक हमारे पास टेलीकॉम सेक्टर ने आपका 3G 4G इंट्रोड्यूस नहीं करवाया था, तब तक हमारे पास जो इंटरनेट कंपनीज थी दोज वर समहाउ प्रोग्रेसिंग मच. मगर कहीं ना कहीं जैसे ही हमारे पास टेलीकॉम सेक्टर ने इसको अपनी इंट्रोड्यूस किया इस फैसिलिटी को, तो उस वक्त के बाद से कहीं ना कहीं उन इंटरनेट कंपनीज की स्टैंडिंग थोड़ा मार्केट में डाउन हो गई. क्लियर है? कहीं पे किसी को कोई प्रॉब्लम? क्लास? नो मैम. ठीक है. नाउ वी कैन गेट बैक टू द डिस्कशन साइड. अब थोड़ा सा आप लोग अपने अपने सेक्टर्स को लेके आते चले जाइए. एक चीज और साथ के साथ देखिएगा, फाइनेंशियल एनालिसिस जब हम लोग बात कर रहे होते हैं, तो फाइनेंशियल एनालिसिस सिर्फ स्टेटमेंट्स रेशियोज पे बात नहीं कर रहा होता. each and every element of the balance sheet somehow depicts something. हर एलिमेंट जो आपकी बैलेंस शीट का होता है वो कुछ ना कुछ आपको इंडिकेट कर रहा होता है.
लेट्स से अगर मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पे तो हम लोगों ने बात ये की है ना कि हमारे पास जो है आपका, आई विल जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं शेयर कर लेती हूँ थोड़ा सा। ओके ओके, कैन यू पीपल सी द स्क्रीन? स्क्रीन नजर आ रही है? Yes. अच्छा देखो, अभी तक जैसे हम लोगों ने बात की थी रेशियोज तो खैर आप लोग बाद में कर रहे होते हो, मगर ये कि रेशियोज का टॉपिक आप लोगों ने पीछे देखा हुआ होता है। अगर मैं फॉर एग्जांपल बात करूं कि इफ यू आर जस्ट प्रोवाइडेड विद द, you are just provided with the balance sheet of an organization, so a quick overview of that balance sheet will help you analyze all these ratios. उसके अलावा फिर हम लोग जब बात कर रहे होते हैं तो हम लोग उसकी अपनी जो स्ट्रेटजीज होती हैं, उसका स्टैंडिंग होती है, वो हमें पता चल रही होती है। क्या किस हद तक लाइबिलिटीज तो हैं, मगर उसमें फॉर एग्जांपल इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल दैट इज ऑन द स्क्रीन राइट नाउ, हम ये देख सकते हैं कि वेजेस पेएबल हैं, वेजेस पेएबल कितने हैं। अब वेजेस पेएबल हैं या आपके पास कहाँ पे सैलरीज पेएबल हैं, वो क्या चीज़ इंडिकेट कर रही हैं? क्या उस कंपनी का अपने एम्प्लॉयज़ की तरफ उनका स्टाइल है मैनेजमेंट का, या कहाँ पे, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज कभी भी अपने ये वाले अकाउंट्स को पेबल में नहीं रख रही होती। या अगर मैं इन्वेंट्री में बात कर रही हूँ, या अगर मैं एसेट्स में बात कर रही हूँ, तो फिक्स्ड एसेट्स कौन कौन से हैं, क्या उनकी नेचर है, उनमें से कितना डेप्रिशिएटेड एलिमेंट्स हैं और कितना डेप्रिशिएटेड एलिमेंट्स नहीं है। अब फॉर एग्जांपल इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल ऑफ बैलेंस शीट हम देख सकते हैं कि ओके लैंड का एलिमेंट कितना है। Land is that particular asset that is not subject to depreciation. You all know it very well. सबको पता है? Yes, ma'am. ठीक है ना? गुडविल क्या चीज इंडिकेट कर रही है? ओवरऑल हम एसेट्स एक रेशियोज को तो देख के बात कर ही रहे हैं, मगर गुडविल क्या इंडिकेट कर रही है? अब वाइल मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एक बात याद रखो, हमने जैसे पीछे भी बात की थी कि हम लोग वी आर स्टडिंग दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन ऑर्डर टू बी एन एनालिस्ट, be an entrepreneur, be the part of board of directors, be the part of the bank financial institution analyst, हम लोग, और एज अ नॉर्मल इन्वेस्टर, हम इन तमाम कैपेसिटीज़ में जब एक ऑर्गेनाइजेशन को व्यू कर रहे होते हैं तो हमें ये देखना होता है कि आपका, क्योंकि बैंक्स भी आपको मालूम है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, पता है ना सबको? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट सबको पता है? Yes, ma'am. पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होती है, कौन बताएगा? A little brief overview. मैम यही इट इज़ वेरी सिंपल कि जितने भी डिफरेंट बिजनेसेस में आप इन्वेस्ट करते हो, पोर्टफोलियो बेसिकली होता ही ये कलेक्शन ऑफ बिजनेसेस। ओके, सो बैंक्स करते ही यही है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करते हैं, स्पेसिफिकली इन्वेस्टमेंट बैंक्स कि वो डिफरेंट बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं टू डाइवर्सिफाई देयर रिस्क, यानी कि मिनिमाइज देयर रिस्क बेसिकली, क्योंकि जितना आप डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट करते हैं उतना ही आपका रिस्क कम होता है। गुड, ठीक है ना? अच्छा, डाइवर्सिफाइड, और उसमें खास तौर पे वो जैसे अभी हम लोगों ने बात की ना, अब ये जो चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं ना ऊपर से नीचे तक, लाइक इंट्रोडक्शन में हमने मार्केट एनालिसिस किया या हमने नेचर ऑफ कमोडिटी वगैरह देखा, तो खास तौर पे आपका पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में ये चीज़ बहुत केयरफुली देखी जाती है कि कहीं आप सारा का सारा पैसा रिस्की रिस्की सेक्टर्स में या हाई रिस्क सेक्टर्स में तो इन्वेस्ट नहीं कर रहे। यानी ये कि आपकी की सारी कमोडिटीज ऐसी तो नहीं है जो प्रॉफिटेबिलिटी को आपने सामने तो रखा, मगर कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका उसमें चांस एकदम स्लम्प का आ जाए। तो उसमें वो एक ब्लेंड रखते हैं, बैलेंस रखते हैं, यानी ये कि जो है एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन जो है वो उनका
वो इनइलास्टिक कमोडिटीज़ की तरफ जा रहे होते हैं. ऐसी कमोडिटीज़, those are evergreen commodities in nature, those are confirm return commodities. Let's say आपका गोल्ड हो गया या रॉ मटेरियल, जैसे हमने बात की थी ना कि कोई भी रॉ मटेरियल हो, लैंड हो गया, गोल्ड हो गया, ये हमें जैसे हमें घरों में भी मालूम होता है कि हम लोग जब इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो देयर आर वेरी रेयर चांसेस, फ्यू चांसेस ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ दोज पर्टिकुलर कमोडिटीज़, या उनका डाउनफॉल के बहुत लिमिटेड चांसेस होते हैं. ठीक है ना. तो इसी तरीके से जब ऑर्गेनाइजेशंस भी डील कर रही होती हैं, कॉर्पोरेशंस डील कर रही होती हैं, तो कॉर्पोरेशंस भी आपकी मुख्तलिफ कमोडिटीज़ हैं ओपन मार्केट में. सोया होता है, गोल्ड होता है, और आपका ये ऑयल है, पेट्रोल है, और केमिकल्स हैं. इनमें फर्टिलाइज़र है. Fertilizer may be considered as one of the most basic and elastic commodities, keeping in mind the fact that food sector never stops working. ठीक है ना. हम एक बात हम लोगों को जनरली हमारी नो हाउ में ये तो है कि हम गोल्ड वगैरह को वो कर रहे होते हैं क्योंकि नॉन पेरिशेबल इन नेचर होती है, मगर जब हम एवरग्रीन डिमांड को अगर सामने रखें तो फर्टिलाइजर इटसेल्फ इज़ अ वेरी प्रॉमिसिंग कमोडिटी. या B2B में आप जो रॉ मटेरियल्स की तरफ जा रहे होते हो तो बजाते खुद प्रॉमिसिंग कमोडिटीज़ होती हैं और उनमें डिक्लाइन का आपके कम चांसेस होते हैं. इसमें जैसे हम लोग इस बैलेंस शीट में अगर हम देखें तो कहाँ कितनी टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो क्या इंडिकेट कर रही हैं, कैश कितना है ओवरऑल, टोटल एसेट्स के मुकाबले में कैश कितना रखा हुआ है, कितना बैंक के पास मौजूद है. अच्छा, अपने पास कितना मौजूद है ये एक अलग मैटर है, और बैंक के पास कितना मौजूद है वो एक अलग मैटर है. लेट्स से इन केस इफ वी सपोज द बैंक गॉट बैंकरप्ट, ठीक है ना, कोई पर्टिकुलर बैंक ही बजाते खुद बैंकरप्ट हो गया, या कोई अगर ऐसी जगह पे आपके क्या वो है अवेलेबिलिटी है जहाँ से आपको रिकवरी के चांसेस नहीं है, सो व्हाट विल हैपन देन. लैंड नॉन पेरिशेबल, आपका नॉन पेरिशेबल, नॉन डेप्रिशिएबल, अदर देन द फर्टाइल लैंड. नॉन लैंड जो है वो नॉन डेप्रिशिएबल एसेट होता है. तो अगर आपकी फिक्स्ड एसेट्स में कितनी प्रॉपर्टी आपकी ऐसी है जो नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स को शो कर रही है, जो बाकी फिक्स्ड एसेट्स हैं उनका डेप्रिसिएशन कितना हो चुका है, ठीक है ना, किस हद तक डेप्रिशिएटेड है और कितने अरसे बाद ओवरऑल ओवरहॉलिंग की ज़रूरत पड़ सकती है. यानी ऐसी बैलेंस शीट जिसमें हम कह रहे हैं कि ओके सही है, जो प्लांट्स एसेट्स हैं वो पूरी की पूरी उनमें से जस्ट 25% डेप्रिशिएबल बचा हुआ है, बाकी नहीं बचा हुआ. तो फिर इसका मतलब यू हैव टू कीप इन माइंड दैट पर्टिकुलर एक्सपेंस इन माइंड व्हाइल इन्वेस्टिंग इन दैट कंपनी. गुडविल क्या इंडिकेट कर रहा है, यानी ये कि मार्केट में से इनके प्रॉफिट रिकवरी के चांसेस ज़्यादा हैं. गुडविल हमेशा हाई प्रॉफिट वॉल्यूम को शो कर रही होती है. यानी फॉर एग्जांपल इफ देयर आर 2 sellers in the market and one has high goodwill, so that particular seller can charge more price from the customers as compared to the other party. यानी ये कि दूसरे सेलर गुडविल शो ही ये कर रहा होता है कि इस सेलर की गुडविल की वर्थ की बुनियाद पे कस्टमर्स आर विलिंग टू पे हिम मोर. ठीक है ना. तो ये तमाम चीज़ एक वो कर रही होती है, इंडिकेशन दे रही होती है. फिर आप लोग जब लायबिलिटी साइड पे और इक्विटी साइड पे जाते हो तो अच्छा कुछ कंपनीज ऐसा करती हैं कि आपका जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा बहुत कॉमन है कि आपका जो नेट इनकम है दैट इज़ फर्दर एडेड इनटू द कैपिटल इन्वेस्टमेंट, और फिर वो आगे रिटेन अर्निंग के तौर पे नहीं नज़र आ रही होती. सोल प्रोप्राइटरशिप की बात कर रही हूँ. मगर बहुत सारे औकात में सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनीज भी आपकी जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसको अलग रख रही होती हैं और रिटेन अर्निंग को अलग रख रही होती हैं, क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग itself indicates the performance of a company. It shows कि आपकी कंपनी किस हद तक प्रॉफिटेबल रही है, कितना उसने एक्यूमुलेट किया है, कितने उसने प्रॉफिट्स एक्यूमुलेट किए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. So that has to be kept in mind while investing in an organization. Retain earning, अगर for example 1 lakh की capital investment थी and retain earning account shows 5 lakh rupees, it means कि उसने अपना बहुत अच्छी, hello, am I audible?
आवाज आ रही है सबको? हेलो, आर यू पीपल देयर? बिलाल? ओके, अच्छा, ओके, ओके।